Good morning, everyone. This is the first video for the Mumbai Kidney Foundation Dialysis Technician Education Group. तो ये ग्रुप बनाया गया है ताकि आपका नॉलेज बढ़े. हम रेगुलरली अलग अलग टाइप के वीडियोस रिलेटेड टू किडनी प्रॉब्लम्स एंड डायलिसिस पोस्ट करेंगे और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसके भी आंसर्स करेंगे. मैं डॉक्टर अंकित मोदी हूँ. मैं आपको ये पहला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ. ये पहला वीडियो इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस के बारे में है. इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस मीन्स कौन से पेशेंट को डायलिसिस शुरू करना ज़रूरी है, क्या रीजंस है कि पेशेंट को डायलिसिस शुरू करना पड़ सकता है. तो इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी. बिकॉज किडनी जो काम करता है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किडनी काम नहीं करेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और ये सिचुएशन में डायलिसिस शुरू करना पड़ सकता है. तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द किडनी. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स माने सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन रखना. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रेगुलेट द वाटर बैलेंस. मतलब एक पर्सन के बॉडी में कितना वाटर होता है वो किडनीज रेगुलेट करती है, और अगर किडनीज काम नहीं करेगी तो वाटर अक्यूमुलेट हो जाएगा. थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. वॉट एवर वी ईट, हम लोग जो खाना खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वो फाइनली एसिड में ब्रेक डाउन होता है और किडनीज के द्वारा ये एसिड निकला जाता है. अगर किडनीज काम नहीं करेगी तो ये एसिड जमा हो जाएगा और पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. किडनीज बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है जैसे कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है. सिमिलरली किडनी सोडियम और वाटर लेवल भी कंट्रोल करती है, जिससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू प्रोड्यूस हार्मोन्स. हार्मोन्स मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं किडनी में से, जो बाकी सारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं. वन इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन किडनी से प्रोड्यूस होता है और एरिथ्रोपोएटिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन बनने के लिए. अगर एरिथ्रोपोएटिन नहीं रहेगा तो बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा. जैसे कि आप जानते होंगे सब सीकेडी पेशेंट्स ऑन डायलिसिस या नॉट ऑन डायलिसिस को एरिथ्रोपोएटिन लगता है हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करने के लिए. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू प्रोड्यूस विटामिन डी. विटामिन डी प्रोड्यूस करने से बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल बनी रहती है. अगर विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता है तो पेशेंट में कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ जाएगा और फास्फोरस लेवल कैल्शियम लेवल काफ़ी कम हो जाएगा और विटामिन डी लेवल फास्फोरस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा. अगर किडनी फेल होती है तो ये सब फंक्शंस चले जाएंगे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं. जैसे कि अगर सोडियम लेवल बढ़ जाएगा तो पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और पेशेंट में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और पेशेंट को पूरे बॉडी में सूजन आ जाएगा और पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है. अगर बॉडी का सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पानी छाती में भर सकता है और लंग्स में भर सकता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी ईडिमा बोलते हैं. अगर पोटेशियम लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो पेशेंट को हाइपरकेलेमिया डेवलप हो सकता है, और अगर हाइपरकेलेमिया बहुत सीवियर हो गया तो पेशेंट का हार्ट बंद पड़ सकता है. सिमिलरली अगर एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है. अगर किडनी फेल हो जाती है तो ये सब गड़बड़ी हो जाती है और फिर डायलिसिस शुरू करने की नौबत आ जाती है. बेसिकली बिफोर हेडिंग टू इंडिकेशन फॉर डायलिसिस, पहले हम डिस्कस करेंगे कि किडनी फेलियर किस टाइप के होते हैं. किडनी फेलियर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जैसे आपको पता होगा. पहला है AKI या अक्यूट किडनी इंजरी और दूसरा है CKD और द क्रॉनिक किडनी डिजीज. अक्यूट किडनी इंजरी मीन्स किडनी इंजरी जो हुआ है वो रिसेंटली हुआ है, थोड़े घंटों में या थोड़े दिनों में हुआ है. सब पेशेंट्स जिनको अक्यूट किडनी इंजरी होता है सबको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब अक्यूट किडनी इंजरी बहुत सीवियर हो जाता है या स्टेज 3 पे पहुंच जाता है तो ये पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है. बट ये समझना ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द अक्यूट किडनी इंजरी इज़ रिवर्सिबल. पेशेंट्स को टेम्पररी डायलिसिस लगता है, 1 बार 2 बार 3 बार, कभी कभी 2-3 हफ्तों के लिए डायलिसिस लगता है, बट किडनी फंक्शन जनरली रिकवर कर जाता है और डायलिसिस बंद हो जाता है. अक्यूट किडनी इंजरी में हम लोग अलग अलग टाइप के डायलिसिस यूज़ करते हैं, जैसे कि हीमोडायलिसिस, स्लेट डायलिसिस और CRRT. जो पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है उनके लिए हीमोडायलिसिस यूज़ करते हैं.
जो पेशेंट आईसीयू में है, ब्लड प्रेशर कम है, आइनोट्रोप्स लग रहे हैं, उनके लिए हम लोग स्लेट डायलिसिस या CRRT यूज़ करते हैं। अब वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ किडनी फेलियर, जैसे कि जिसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD। CKD में भी स्टेजेस होते हैं, CKD स्टेज 1 टू CKD स्टेज 5। CKD स्टेज 1 मतलब किडनी प्रॉब्लम हल्का सा है, माइल्ड है, और जैसे जैसे CKD स्टेज बढ़ते जाता है 2, 3, 4, 5, उसका मतलब है कि किडनी प्रॉब्लम बहुत बढ़ते गया है और सीवियर हो गया है। जनरली CKD 4 तक मेडिकेशन से और डाइट थेरेपी से पेशेंट्स के मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं और पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट एज सून एज द पेशेंट रीचेस CKD स्टेज 5, पेशेंट के सिम्टम्स मेडिसिन से और डाइट से कंट्रोल नहीं होते हैं, तो ये सिचुएशन में वी हैव टू स्टार्ट द पेशेंट ऑन डायलिसिस। CKD में डायलिसिस के ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला हीमोडायलिसिस आपको पता ही होगा, HD, और दूसरा ऑप्शन है PD, जैसे कि पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन से पेशेंट में हीमोडायलिसिस बेटर रहेगा, कौन से पेशेंट में पेरिटोनियल डायलिसिस बेटर रहेगा, हीमोडायलिसिस बेटर है या पेरिटोनियल डायलिसिस बेटर है, वो हम लोग आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर में बताएंगे। बट फिलहाल लेट अस डिस्कस द इंडिकेशंस ऑफ स्टार्टिंग हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस इन अ CKD स्टेज 5 पेशेंट। सो अगर आपको इंडिकेशंस याद रखने हैं तो आपको एक निमोनिक जैसे शॉर्ट फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे तो आपको इंडिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस भी इजीली याद रहेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वावल होते हैं, AEIOU। आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होगा वावल्स AEIOU। अगर आप AEIOU याद रखेंगे तो आपको इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A मतलब एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिडोसिस, अगर पेशेंट में एसिड जमा हो गया है और बहुत सीवियर हो गया है, इनिशियली माइल्ड टू मॉडरेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए हम लोग सोडा बाइकार्ब देते हैं, बट अगर इन CKD स्टेज 5 ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस सीवियर हो जाता है, बाइकार्बोनेट लेवल बहुत गिर जाता है और pH लेस देन 7.2 हो जाता है, तो पेशेंट को डायलिसिस शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इज E मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कि सोडियम लेवल्स में फ्लक्चुएशन, पोटेशियम लेवल्स में फ्लक्चुएशन। सोडियम लेवल्स में फ्लक्चुएशन के वजह से जनरल डायलिसिस शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पोटेशियम लेवल के फ्लक्चुएशन में डायलिसिस जरूर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपको पता होगा, आपको बहुत बार मिडिल ऑफ द नाइट, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बुलाया गया होगा कि जल्दी आइए, पेशेंट का पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा है और डायलिसिस शुरू करना है। जनरली अप टू अ लेवल ऑफ 5.5 to 6 हम लोग मेडिकल थेरेपी से पोटेशियम लेवल कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, बट वंस लेवल रिचेस 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो जनरली मेडिकेशंस काम नहीं करते हैं और हार्ट बीट में गड़बड़ी होने की संभावना हो जाती है, और कभी कभी पोटेशियम अगर 6.57 के ऊपर चला गया तो हार्ट बंद पड़ने की संभावना पड़ जाती है। तो कभी इसलिए हम लोग पोटेशियम 6.5 के ऊपर गया तो हम लोग हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस शुरू कर देते हैं। थर्ड इंडिकेशन फॉर स्टार्टिंग डायलिसिस इज इंटॉक्सिकेशन, जैसे मैंने बताया AEIOU। I मतलब इंटॉक्सिकेशन, ये जनरली किडनी रिलेटेड नहीं है, बट इंटॉक्सिकेशन मतलब पॉइजनिंग्स। अगर कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन होते हैं, अगर ये पॉइजनिंग होता है तो डायलिसिस ये पॉइजन्स निकालने में मदद करता है और ये पेशेंट्स को बेटर करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे लिथियम है, फिनेटॉइन है, सैलिसाइलेट्स है, बार्बिचुरेट्स है या इथिलीन ग्लाइकॉल है। अगर ऐसे किसी ड्रग्स का ओवरडोज या पॉइजनिंग हो जाता है तो हीमोडायलिसिस ये ड्रग्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर डायलिसिस इज वॉल्यूम ओवरलोड। AEIOU में वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड मतलब पेशेंट की बॉडी में सोडियम और वाटर की मात्रा बहुत बढ़ गई है, और जब सोडियम और वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी तो पेशेंट को पूरे बॉडी में सूजन आ जाएगा, छाती में पानी भर जाएगा, जिसको हम पल्मोनरी ईडिमा भी बोलते हैं। तो ये सिचुएशन में अर्जेंट डायलिसिस शुरू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट के बॉडी उसमें सूजन आई है, जिसको ईडिमा या एनासार्का बोलते हैं, तो इट इज़ नॉट अ इमरजेंसी इंडिकेशन फॉर स्टार्टिंग डायलिसिस, बट पल्मोनरी ईडिमा इज एन इमरजेंसी इंडिकेशन फॉर स्टार्टिंग डायलिसिस, और मिडल ऑफ द नाइट भी डायलिसिस शुरू करना पड़ सकता है। एंड द लास्ट इंडिकेशन फॉर डायलिसिस इज यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस। यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस मतलब जब पेशेंट के बॉडी में
यूरेमिक टॉक्सिन्स जो किडनी फेलियर की वजह से जमा होते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाएंगे तो पेशेंट को यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला है यूरेमिक एनकेफेलोपैथी, मतलब ये यूरिया और क्रिएटिन जैसे टॉक्सिन्स के वजह से पेशेंट को एनकेफेलोपैथी मतलब ब्रेन प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि पेशेंट बेहोश हो जाएगा, बहुत ड्राउजी हो जाएगा, उठेगा नहीं, कंफ्यूज्ड हो जाएगा या दिन भर सोते रहेगा। अगर ये सिचुएशन होती है तो पेशेंट को डायलिसिस शुरू करना ज़रूरी है। सेकेंड यूरेमिक कॉम्प्लिकेशन इज यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। अगर यूरेमिक टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत बढ़ जाते हैं तो हार्ट के अंदर पानी भर जाता है, उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन या पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। तो ये सिचुएशन भी एक इमरजेंसी है और ये सिचुएशन में डायलिसिस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट इंडिकेशन फॉर स्टार्टिंग डायलिसिस इज माल न्यूट्रिशन। जब पेशेंट सीकेडी स्टेज 4 या सीकेडी स्टेज 5 में पहुंचता है तो पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है और उनको उल्टियाँ होती रहती हैं, और बिकॉज ऑफ ईटिंग वेरी पुअरली उनका बॉडी का न्यूट्रिशन बहुत ख़राब हो जाता है, उनका वज़न बहुत घट जाता है, उनका मसल मास बहुत कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट को हम लोग माल नरिश्ड पेशेंट भी बोल सकते हैं या माल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। तो इन पेशेंट्स को भी डायलिसिस शुरू करना ज़रूरी है, बिकॉज वंस यू स्टार्ट डायलिसिस इन दिस पेशेंट्स तो उनकी एपेटाइट धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, उनका खाना पीना भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और उनका मसल मास और न्यूट्रिशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो ये सब बेसिकली है डायलिसिस स्टार्ट करने के इंडिकेशंस। डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वास्कुलर एक्सेसिस क्या है, फिस्चुला क्या है, फिस्चुला के कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डायलिसिस क्या है, ये पेशेंट्स को कौन से वैक्सीन्स लगते हैं और कौन से पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र करना चाहिए। ऐसे हम लोग बहुत सारा नॉलेज अगले वीडियोस में आपके लिए पोस्ट करेंगे। अगर ये वीडियो के बारे में आपको कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।